हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोहित में। आज हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र जो कि है सामाजिक अध्ययन का। इसका हम पढ़ेंगे पार्ट 1, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2023 से 16 के बीच में। उन्हीं को पढ़ेंगे और एक एक प्रश्नों का बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। और ये आपका पेपर 50 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर बहुविकल्पीय का आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है बहुविकल्पीय प्रश्नों की। जितने भी पेपर 50 नंबर के होते हैं, तो बिना देरी के हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2023 का प्रश्न है। क्या 1972 में, 1976 में, 1980 या 1978 में? तो आप पहले अपने आप को चेक करें, आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए। तो आप कहेंगे जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ये किया गया था 1976 ईस्वी को। ठीक है ना, 1976 ईस्वी को किया गया था। और इसी के तहत जो है, अगर बात करें कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे जो कि हैं आपके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन जोड़े गए? समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। अब अगर बात करें कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। और अगर बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये क्या थी, तो ये थी संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी, जिसको जो है प्रस्ताव को किसने दिया था? तो पंडित नेहरू ने। कब? तो आप कहेंगे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिया था प्रस्तावना। इसी को बाद में संविधान ही क्या कहा गया? प्रस्तावना। तो ये संविधान की प्रस्तावना क्या था? तो ये था नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान के रूप में पेश किया गया था। तो इतना क्वेश्चन आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन क्या है कि न्याय पंचायत का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? तो आप कहेंगे 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और यदि कोई भी पंचायत अपने कार्यकाल से पहले ही भंग हो जाती है, तो 6 महीने के भीतर ही नए चुनाव कराने होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के CAG कौन है, मतलब कैग कौन है? तो आप कहेंगे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, जो कि पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के क्या थे? उपराज्यपाल थे। मतलब जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, ये पहले क्या थे? तो ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब CAG, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो आप कहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जो कि 8 अगस्त 2020 को बनाए गए थे। 8 अगस्त 2020 को। और इसके पहले ये क्या थे? तो इसके पहले ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर के क्या थे? पहले उपराज्यपाल। अगर पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, भारत के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो स्थिति है वो ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। ये किसने कहा था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने से कहा था, या फिर भीमराव अम्बेडकर जी ने, या सीतारमैया ने, या फिर इसमें से कोई नहीं? आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके बहुत से प्रश्न रिवीजन इतने अच्छे से हम पढ़ाएंगे कि एक एक प्रश्न का रिवीजन भी हो जाएगा और आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। और अगर 2 से 3 बार क्लास को देख लेते हैं, सुन लेते हैं केवल आप, तो बहुत से प्रश्न आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बताएं आप। तो किसने कहा था? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है ये ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो सामंतवाद का जो पतन है ये हुआ था 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, है ना। तो 14वीं शताब्दी के अंत में, अर्थात 15वीं सदी में हुआ था। ठीक है,
14वीं शताब्दी के एकदम लास्ट में हुआ था, इसका मतलब 15वीं शताब्दी में सामंतवाद का पतन हुआ था। अगला, सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? तो क्या सीडेराइट को, लिमोनाइट को, हेसेटाइट या मैग्नेटाइट? तो जो मैग्नेटाइट होता है ये जो है लोहे का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 70% तक लोहा पाया जाता है। कितना? लगभग 70% तक इसमें लोहा पाया जाता है, लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो आइए पहले आप जान लें कौन था, तो आप ये खुद बता लेंगे कौन नहीं था। तो कौन कौन थे? तो एक थे अबू फजल, ठीक है, अबुल फजल थे। चलिए सब लिख देते हैं कौन कौन थे। तो अबुल फजल थे, ठीक है। और कौन थे? तो इनका नाम था एक फैजी, ये थे। उसके बाद एक थे तानसेन जी, कौन थे? तानसेन थे। उसके बाद कौन थे? तो आप कहेंगे बीरबल भी थे, बीरबल थे। उसके बाद राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल ये भी थे। और अगर बात करें राजा मान सिंह थे, कौन थे? राजा मान सिंह थे, मान सिंह जी थे। और अगर बात करें कि अब्दुल रहीम खान खाना, कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। और कौन थे? इनका नाम था हकीम हुक्काम, एक लोग थे इनका नाम था हकीम हुक्काम, ये थे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एक बच रहा है, वो कौन थे? उनका नाम था मुल्ला दो पियजा। क्या नाम था? मुल्ला दो पियजा, ये थे। तो अब आप खुद बता सकते हैं इसमें से कौन नहीं थे। कौन कौन थे? अबू फजल थे, फैजी थे, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुक्काम, मुल्ला, अगर बात करें मुल्ला दो पियाजा, इतने लोग थे। तो अब आप देख सकते हैं कौन इसमें से नहीं था। तो देखिए इनको रैदास के नाम से भी जानते हैं, एक लोग थे, ये रैदास थे कि नहीं थे? तो वो बताएं। अबू फजल थे, बिल्कुल। तानसेन थे, फैजी भी थे, अभी आपने देखा। जो रैदास हैं ये अकबर के नवरत्न में से शामिल नहीं थे, मतलब कि अकबर के नवरत्नों में जो रैदास हैं ये शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? तो अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने अपने ही ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके क्या किया गया? दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की थी? जलालुद्दीन खिलजी। ये कौन थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के ससुर जी थे, इन्हीं की हत्या करके इसने जो है क्या किया था? तो आप कहेंगे शासन या सत्ता प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौहर प्रथा प्रचलित थी, मतलब जौहर प्रथा कब किस काल में प्रचलित थी? क्या राजपूत काल में थी, मौर्य काल में, सल्तनत काल में या फिर मुगल काल में? तो आप कहेंगे जौहर प्रथा जो है ये मध्यकाल में प्रचलित थी, मतलब कि राजपूत काल के समय जौहर प्रथा का प्रचलन था। जौहर प्रथा होता क्या था? इसका शुरुआत अगर पूछे कहाँ से हुआ था, तो ये जो है सिंध से हुआ था, ठीक है। और जौहर प्रथा के में होता क्या था कि ये ऐसी प्रथा थी कि जिसमें युद्ध में हार होने पर जो महिलाएं हैं इस सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थी, ठीक है, मतलब कि अग्निकुंड में जो है अपने आप को जला देती थी, जौहर प्रथा इसे कहते थे। अगला, मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो आप कहेंगे मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो जो RBI है, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मुद्रा का नियमन करता है। और अगर पूछ लें कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना की गई थी। अगर इसका पूछे राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का जो मुख्यालय है, सिडबी क्या है? एक लघु उद्योग विकास बैंक है, और इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को हुई थी सिडबी की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसे हम क्या कहते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं सिडबी को, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में गुफाओं की जो संख्या है
ये पूछ लिया जाए कितनी है, तो आप कहेंगे कि अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। अजंता की गुफाएं हैं कहाँ, तो आप कहोगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था, तो सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री था फाहियान। कौन था, फाहियान। इसमें तो ऐसे ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें क्या सही होगा, उसके बाद जो है हुएन सांग सही होगा इसमें, ठीक है। हुएन सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा था, ठीक है ना। कितने वर्षों तक, तो आप कहेंगे लगभग 15 वर्षों तक ये भारत में रहा था। कौन, तो आप कहेंगे हुएन सांग। जबकि फाहियान था जो ये सबसे पहला चीनी यात्री था जो भारत आया था, और ये एक बौद्ध भिक्षु भी था। फाहियान कौन था, एक बौद्ध भिक्षु था। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है, मौसिनराम, जो कि कहाँ है, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। पहले कौन था, तो पहले चेरापूंजी हुआ करता था, बट अब कौन है वर्तमान में, मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग लेता है। तो इसमें कोई कौन सा ऑप्शन होगा, 5 मिनट तो गलत है, 6 मिनट भी गलत है भैया, 4 मिनट भी, तो आप कहेंगे 8 मिनट 3 सेकेंड इसमें सही होगा, जो कि लगभग में है ना। तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग लेता है। अगर बात करें कि प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, तो आपको हम फिजिक्स में पढ़ा रखे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपने क्लासेस को नहीं देखा विज्ञान वाली, तो उसे आप देख सकते हैं और बेहतरीन स्कोर आप एग्जाम में कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो हर्षचरित जो है ये जो है किसके, हर्षवर्धन का जीवन चरित्र में लिखा है, और किसने लिखा था, वो बाणभट्ट जी हैं, ठीक है। तो बाणभट्ट की अगर और बात करें रचनाएं, तो बाणभट्ट की रचनाएं और हैं, कादम्बरी है, चंडिका शतक है और पार्वतीय परिणय है। ये सब बाणभट्ट की क्या है, रचनाएं हैं। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे बाणभट्ट जी हैं, जो कि हर्षवर्धन से संबंधित है। अगला, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आप कहेंगे चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आप कहेंगे ये थे पुलकेशन द्वितीय। कौन थे, पुलकेशन द्वितीय थे। अगला, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है, तो जो है अगर ये बात करें तो ये जो सबसे ऊपरी मार्ग होता है वहाँ पे बनती है ना। जैसे नदी यहाँ से निकल रही है तो सबसे यहाँ पे जो माना होता है तो ये वी आकार के शेप में होता है, तो सबसे ऊपरी मार्ग में होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो बात करें पृथ्वी के औसत घनत्व की, तो एवरेज डेंसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे लगभग 5.5 है। कितनी है पृथ्वी की औसत घनत्व, तो आप कहेंगे 5.5। भृगु का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहेंगे जो भृगु का निर्माण होता है ये होता है समुद्र के किनारे देखने को मिलता है हमें। कहाँ पे मिलता है, समुद्र के किनारे। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो ये भारत के सबसे पहले कौन थे, राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त देव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है, तो जो लावा निकलता है, लावा पूरी आग की तरह होता है, यही होता है। ज्वालामुखी उद्गार से क्या निकलता है, तो लावा का निर्माण होता है, लावा निकलता है। आगे बढ़ते हैं हम, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर इससे मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर से आंधी तूफान के आने का जो है पता लगाया जाता है। एनेमोमीटर से हवा की गति का पता लगाते हैं, तो इसमें हाइग्रोमीटर सही हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन है, तो आप कहेंगे डेड सी है, मतलब कि मृत सागर। इसकी लवणता लगभग कितनी होती है, 300% तक देखी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, धन्वंतरी किस काल के महान वैद्य थे, तो अगर बात करें धन्वंतरी के बारे में तो ये जो है गुप्त काल के महान वैद्य थे। अब गुप्त काल की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने शासन किया था लगभग 20 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर शासन किया। अगला, गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो गत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो उनका नाम है महेंद्र वर्मन जी। कौन है, महेंद्र वर्मन जी। अगला क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, जौहर प्रथा का प्रचलन कब था, तो आप कहेंगे राजपूत काल में, अभी आपने पढ़ा था।
कब हुआ था? राजपूत काल में, मतलब मध्यकाल में। आगे क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये सभी 2022 के प्रश्न चल रहे हैं, 23 के कंप्लीट हो गए हैं। जौहर प्रथा का प्रचलन था, ये तो वही है राजपूत काल में। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो बैलेंस बजट, संतुलित बजट कहते हैं। जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं, ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे संतुलित बजट कहते हैं। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है जो भारत में कृषि का जो उत्पादन है निम्न स्तर पर होता है, निम्न होता है, कम से कम मात्रा में होता है? तो पिछड़ी तकनीकी क्या होगी? बिल्कुल है ना, पिछड़ी टेक्नोलॉजी है, जोतों का छोटा आकार है, साखे का प्रमाण, तो ये सभी के सभी हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है? हरिशेन किसके दरबारी कवि थे? तो जो हरिशेन थे ये दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। इंडिका किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, ठीक है। जबकि जो ह्वेनसांग है ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और फाहियान सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो चतुर्भुज जो मंदिर है ये स्थित है खजुराहो, जो कि है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? तो आप कहेंगे खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट, लाइक, शेयर आप करेंगे, है ना, और बताएंगे क्लास कैसी लगी, ताकि आपके लिए हम दूसरा जो है पार्ट भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड कर दें इसका। यदि आप मैथ की क्लास नहीं देखी तो उसे भी देख सकते हैं, है ना। और बात करें विज्ञान की, अपलोड है पहला जो पेपर है आपका वर्तमान भारतीय समाज, उसका भी है, और भारतीय जो शिक्षा के नवीन प्रयास है ये भी है, तो आप देख सकते हैं। पत्र मुद्रा के प्रकार कैसे हैं? तो पत्र चेक के आकार के भी होता है, हुंडी की तरह भी, बांड की तरह, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसमें, तो इसे लगा भी है पहले से। 35 में देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, जनसंख्या में वृद्धि बिल्कुल है, बेरोजगारी भी है ना, कृषि की दयनीय स्थिति भी है, तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी के सभी हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा हो, ये संविधान के किस धारा में बताया गया है? तो आप कहेंगे कि ये बताया गया है संविधान के आर्टिकल नंबर 343 में, है ना। और हिंदी को संघ की क्या बनाएगा? राजभाषा। अगला, शिक्षा संविधान की किस सूची का विषय है? तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची है, मतलब कि इस पे केंद्र और राज्य दोनों के दोनों जो है कानून बना सकते हैं। अगला, उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? सूचनाओं का ज्ञान होना, बिल्कुल, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी उपभोक्ता जागरूकता की विशेषताएं ही हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? तो आप कहेंगे पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटा गया है। कितने गोलार्ध में बांटा गया है पृथ्वी को? तो आप कहेंगे 2, है ना, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, समय नहीं लगाएंगे। भारत में वर्षा का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? मौसिनराम, जो कि कहाँ है? मेघालय में। अगला, हरिकेन, बिलिबिली, टाइफून, ये चक्रवात के अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जानते हैं, हरिकेन भी कहते हैं कहीं कहीं, कहीं कहीं बिलिबिली, कहीं कहीं टाइफून भी कहा जाता है। अगला, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है। कितनी होती है? लगभग 78% तक। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% तक होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन गैस पाई जाती है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड, लेकिन यहाँ 19 तो है नहीं, तो 8 मिनट 3 सेकंड ही मानेंगे हम। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जो कि हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। एक हुआ था 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में, ठीक है। 1191 में कौन जीता था? तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जबकि 1192 में कौन विजयी हुआ? तो मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो यहाँ तो ये दिया नहीं कौन सा हुआ, तो कब हुआ, तो इसका मतलब पहला वाला मानेंगे तो 1191। अगर दूसरा कहता तो 1192 ईस्वी में। तराइन के कितने युद्ध हुए? तो 2 युद्ध हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो वही क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था पहले। अगला, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। कौन है? नील नदी, जो कि मिस्र में है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसमें से कौन सी ज्वालामुखी जो एक्टिव रहती है? तो वो है हमारी, कौन है? स्ट्रोम्बोली। कौन है? स्ट्रोम्बोली। आप कमेंट में आप बताएंगे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है, किस देश में,
समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार को बताया गया है। किसके बीच में? 14 से 18 के बीच में। अगला, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है। क्यों? गलत हमने बता दिया, मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जबकि सलीम चिश्ती की मुंबई में है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? अजमेर में किसकी है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जबकि अगर बात करें मुंबई में तो ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बैंक ड्राफ्ट है। इसमें से बैंक जो है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? तो आप कहेंगे जो बैंक ड्राफ्ट है ये इसको कहते हैं साख मुद्रा। क्या बोलते हैं? ये साख मुद्रा होती है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो ये किया था 1025 और 1026 के बीच में, मतलब 1025 ईस्वी में किया था। ये 1000 से लेकर 1025 के बीच में लगभग इसने 17 बार जो है आक्रमण किया था। और ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में। अगला, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम जीटी रोड कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सबको याद होगा, शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। अगला, भारत का नेपोलियन, ये भी सबको याद होगा, किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। आगे बढ़ते हैं हम। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये भी बताया था मैंने, नाइट्रोजन। कितनी? तो लगभग 78% तक। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है रूपांतरित? वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं होता है, जबकि संगमरमर, क्वार्टज और स्लेट ये सभी के सभी रूपांतरित चट्टान के ही रूप हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी भी कहते हैं, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दिल्ली से ले गया था दौलताबाद अपनी राजधानी को। अगला, अस्वच्छांश से संबंधित है, तो 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं? अस्वच्छांश। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? तो ये कैसी धारा होती है गल्फ स्ट्रीम? तो आप बताएंगे महासागरीय धारा को हम गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो अगर बात करें सम्राट अशोक के पिता, तो वो थे बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप याद रखेंगे। ये पहला पार्ट था। यदि आपको क्लास पसंद आई होगी तो कमेंट में बताना। हमने आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट नहीं किया। यदि आप इस क्लास को 2-3 बार सुन लेते हैं तो आप बेहतरीन स्कोर आप करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। अगले पार्ट में हम 19 के पेपर को करेंगे जो प्रश्न पूछे गए थे। तो यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। क्लास आपने देखा बहुत ही धैर्य के साथ, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।